राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपका भी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका है और आपको भी अभी पेमेंट मिलने वाला है। मुझे पता है ये 1000 सब्सक्राइब जुटाने का जो सफ़र है बहुत ही खतरनाक गया है, सिर्फ आपका नहीं मेरा भी गया है और सबका ही जाता है। सो आइए बात करते हैं कि यूट्यूब से अर्निंग तो चालू हो गया है, पैसा तो दिखा रहा है, पर आएगा कहाँ? बैंक में आएगा, पर कौन सा बैंक चूज़ करें, तो उसके बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूँगा। तो सबसे पहले ये जो चैनल देख पा रहे हैं मेरा दूसरा चैनल है, ऑब्वियसली ये चैनल नहीं है जैसा आपको दिख रहा है, और यहाँ पे ये जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू दिखा रहा है ये लास्ट 28 डेज का रिजल्ट है। अगर आपको टोटल कमाई देखना है, एक्चुअल कमाई, तो ये है $144, ये लाइफ टाइम मेरा कमाई है। पर जो मेरा गूगल एडसेंस का अकाउंट है वहाँ पे सिर्फ $81 दिखा रहा है। ऐसा क्यों? टोटल तो इससे ज़्यादा है, मतलब जो $100 का थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस कर चुका है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट का सिस्टम है यूट्यूब में तो आपको डे बाय डे दिखा देता है कि आपका कितना पेमेंट आ रहा है, हालांकि वो भी 2 दिन का मतलब डिले में चलता है। जो आपको आज यूट्यूब में आपका जो अर्निंग दिखा रहा है वो 2 दिन पहले का कैलकुलेशन है, तो जो भी अर्निंग आपको दिखता है वो 2 डेज का डिले में चलता है। पर ये पैसा वैसे का लफड़ा यूट्यूब अपने सर पे नहीं रख, उसके लिए ये जो गूगल एडसेंस है इसको बनाया गया है। मतलब समझ लीजिए ये अकाउंटेंट है। आप गूगल का कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, मतलब कुछ भी सर्विसेज आप देते हैं, चाहे वो यूट्यूब से हो चाहे वो कोई वेबसाइट से हो, जितना भी कमाई है सब कमाई आपका आएगा गूगल एडसेंस के अकाउंट में, क्योंकि ये है आपका अकाउंटेंट। यही दिखेगा कि कहाँ पे क्या कमाई चल रहा है, कहाँ से कितना पैसा आया है, कितना आपको देना है, सब कुछ यहाँ से हैंडल होगा। तो ये जो एडसेंस है ये सैलरी के जैसा काम करता है। जैसे महीना के अंत में सैलरी आता है, ठीक ये भी उस तरह से काम करता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है दिसंबर 1 से 31 तक का जो भी मेरा यूट्यूब में कमाई है वो है ये। जनवरी 1 से लेके 31 तक का जितना भी कमाई है वो है ये। मतलब महीना के अंत में जितना कमाई है वो यहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे फरवरी 1 से लेकर 25, मतलब आज का डेट 25 है, तो 25 तक दिखा रहा है। 28 का महीना है, 28 जब हो जाएगा तब मेरा जो यूट्यूब में जो कमाई लाइफ टाइम दिखा रहा है वो जाके यहाँ पे डिपॉजिट होगा, तब जाके यहाँ पे ये जो मतलब $81 दिखा रहा है ये बढ़ के $144 हो जाएगा जैसा वहाँ पे दिखा रहा था। ओके, सो होपफुली आपको समझ में आ गया कि दोनों जगह पे ऐसा डिफरेंस क्यों दिखाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आ चुका हूँ फिर से मेरा यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे मैं अर्निंग पे क्लिक किया हूँ और यहाँ पे दिखा रहा है गेटिंग पेड बट नो एक्शन नीडेड। ये किस लिए दिखा रहा है? ये बेसिकली उसी लिए दिखा रहा है कि यहाँ पे ये जो पेमेंट थ्रेशोल्ड है, मतलब कम से कम $100 होना चाहिए तभी आप विड्रॉल कर पाएंगे, वरना नहीं। पेमेंट थ्रेशोल्ड यहाँ पे $100 हुआ नहीं है क्योंकि जो डिपॉजिट है वो अभी तक हुआ नहीं। यहाँ पे जब मेरा फरवरी 28 हो जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, तभी जाके मेरा जो थ्रेशोल्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके मुझे वहाँ पे दिखाएगा कि हाँ अब आप एक्शन लीजिए। तब तक यहाँ पे कोई भी आपको जो मैसेज है, मतलब कुछ एक्शन लेना है, वो शो नहीं करेगा। हालांकि इससे पहले जो टैक्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड एक्शन था वो मेरा यहाँ पे आ चुका था, टैक्स में भर चुका हूँ, उसका वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो के बाद, अभी मत देखिए गड़बड़ हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखा रहा है कि गेटिंग पेड, पैसा आपको मिल रहा है, टेंशन मत लीजिए। सेटिंग अप इन प्रोसेस, मतलब सेटिंग अंदर ही अंदर चल रहा है। $100 कब होगा उसका इंतजार कर रहा है यूट्यूब एडसेंस अकाउंट में। पर अभी के लिए नो एक्शन नीडेड राइट नाउ। आपको अभी कोई भी एक्शन लेने का जरूरत नहीं है, आप शांति से वीडियो बनाते रहिए। पर यहाँ पे जो ऐड पेमेंट मेथड ऑप्शन है ये अभी आ चुका है, मतलब आप चाहे तो कौन सा बैंक में आप पेमेंट को लेना चाहते हैं उस बैंक का डिटेल्स आप भर सकते हैं। तो ये जो काम है ये आप अभी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं भी अभी मेरा जो बैंक का डिटेल्स है वो अभी मैं फिल करने वाला हूँ, आपको भी दिखा दूंगा। उतना भी झमेला वाला काम नहीं है, कुछ कुछ चीज़ है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे आप जब भी आएंगे आपका जो बैंक डिटेल्स है वो इंटर करने के लिए, तो कुछ बेसिक डिटेल्स ही आपसे मांगा जाएगा, ऐसा कुछ खास चीज़ें आपसे नहीं पूछा जाएगा। जैसे बेनिफिशियरी आईडी यहाँ पे लिखा है ऑप्शनल, जहाँ पर भी ऑप्शनल लिखा है छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है वो सब भरने का, ठीक है। नेम ऑन बैंक अकाउंट, आपका ओरिजिनल नेम ही डालना है, क्योंकि आपका ओरिजिनल नेम ही आपका पैन कार्ड में है, आधार कार्ड में है, होपफुली आपका बैंक में भी है। बैंक नेम डालना है। IFSC कोड बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, गूगल सर्च कर लेंगे आपका बैंक का नाम और एड्रेस डाल के तो आपका IFSC कोड मिल जाएगा। स्विफ्ट BIC, ये आप चाहे बैंक को फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर कुछ कुछ बैंक के केस में तो वेबसाइट में भी लिखा रहता है। ये कोई गुप्त नंबर नहीं है, कोई खास नंबर नहीं है कि छुपा रहेगा आपका पासबुक में रहेगा। ये ऑलराउंडर नंबर है, सबके लिए, जनता के लिए अवेलेबल है। उसके बाद अकाउंट नंबर एंड रीटाइप अकाउंट नंबर, मतलब आपका जो बैंक अकाउंट नंबर आपको डाल देना है, बस इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये भी ऑप्शनल वाला ऑप्शन है, मतलब आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। अगेन ऑप्शनल जहाँ पर भी लिखा है आपको छोड़ देना है, ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। तो अभी मैं फटाफट ये सबको फिल कर लेता हूँ। तो देखिए मेरे केस में मेरा बैंक का नाम फेडरल बैंक, IFSC कोड, अगेन ये सब गूगल मारने पे आपको मिल ही जाएगा। तो ये कोई खास चीज़ नहीं है कि आपको छुपा कर रखना है। हाँ, जो छुपा कर रखना है वो सिर्फ आपका अकाउंट नंबर, बाकी स्विफ्ट BIC कोड मेरे लिए, मेरा क्योंकि फेडरल बैंक है
तो आप देख पा रहे हैं मैं फेडरल बैंक के अभी वेबसाइट पर आ चुका हूँ। ये फेडरल बैंक का वेबसाइट है और फेडरल बैंक का वेबसाइट में ही यहाँ पे साफ साफ लिखा है जो यहाँ पे स्विफ्ट नंबर है, ये है स्विफ्ट कोड, स्विफ्ट BIC जो भी है। तो यहाँ पे सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट कर देना है और उसके बाद जो अकाउंट नंबर है उस अकाउंट नंबर आपका डाल देना है। एंड लास्ट अगेन ये जो 2 ऑप्शन आपको पहले ही बताया था कि ऑप्शनल है, यहाँ पे लिखा है ऑप्शनल, तो जहाँ पर भी ऑप्शनल लिखा है आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, सिंपल उसको आप अवॉइड कर दीजिए। एंड फाइनली यहाँ पे आपको दिख रहा है सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड। ठीक है, आप प्राइमरी पेमेंट मेथड तो आप करना चाहते हैं, बट यहाँ पे ये जो लाइन है ये लाइन पढ़ के आपको डर लग जाएगा। यहाँ पे लिखा है दिस पेमेंट मेथड मे नीड टू बी वेरीफाइड, इफ़ यू मेक दिस योर प्राइमरी पेमेंट मेथड पेमेंट्स में बी डिलेड। तो आप टेंशन में पड़ जाएगा, या ये क्या है, मैं अगर इसको प्राइमरी कर दूंगा तो मेरा पेमेंट डिले हो जाएगा, क्या करूँ। देखिए बात ये है कि आप जो भी बैंक फर्स्ट टाइम आप इंटर करेंगे वो ही आपका जो प्राइमरी पेमेंट मेथड है एक एज ए डिफ़ॉल्ट वो बैंक सिलेक्टेड हो जाएगा। आपको UPI आप करते पता है, गूगल पे, फ़ोन पे, कोई भी है आप यूज़ करते हैं। आपका 2 या 3 अगर बैंक है तो आप क्या करते हैं, तीनों बैंक को ही आप गूगल पे में इंटर कर देते हैं, पर कोई एक बैंक आपका प्राइमरी रहता है, मतलब कोई भी पैसा अगर आएगा तो उस बैंक में जाके वो डिपॉजिट होगा, तो वो हो गया आपका प्राइमरी बैंक। तो सेम उस केस में अगर सिर्फ एक ही बैंक होता तो एक ही बैंक वहाँ पे है, मतलब पैसा आप आए या फिर जाए उसी बैंक से आपका लेन देन होगा, तो वो जो बैंक है वो ऑटोमेटिकली प्राइमरी बैंक ही हो जाएगा। तो इस केस में भी बात कुछ सेम ही है कि आप जो बैंक अकाउंट अभी डालने वाला है तो ये आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट ही होगा। डिले इसलिए क्योंकि जो बैंक आप डालने वाले हैं, मतलब जो डिटेल्स आपने डाले, गूगल अपने तरफ से वेरीफाई करेगा कि ये बैंक सच में है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई पाकिस्तान का बैंक का डिटेल्स आप डाल दिया है इंडिया में रहते हुए, तो गूगल अपने तरफ से वेरीफाई करेगा और उस वेरिफिकेशन के लिए जो ये डिले है, ये जो डिले आपको दिख रहा है लिखा हुआ, ये आपको दिखाता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपका पेमेंट डिले हो जाएगा, वेरिफिकेशन के लिए 2-3 दिन मैक्सिमम 5 दिन का टाइम लगेगा। उसके बाद जो भी काम है, मतलब जितना भी काम है धकाधक एज यूजुअल आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना दिन में होगा। फाइनल यही क्वेश्चन बचता है कि कौन सा बैंक आप चूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको सेव कर देते हैं, सब डिटेल्स में डाल दिया हूँ, यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो मेरा जितना भी इन्फॉर्मेशन है सब कुछ सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, गूगल अपनी तरफ से उसका जब टाइम होगा वो वेरीफाई कर लेगा, आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जब तक ये जो थ्रेशोल्ड है ये कंप्लीट ना होता है तो अपने तरफ से गूगल कोई वेरिफिकेशन नहीं करेगा। तो मेरे केस में जैसे मेरा अभी $81 है, तो मैं अगर 3-4 दिन 5 दिन का अगर टारगेट लेके बैठा रहूँ कि नहीं हो रहा है तो उस तरह से ज़्यादा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन मैच नहीं होगा, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड है वही अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो थ्रेशोल्ड है $100 का, ये कंप्लीट होगा तब जाकर गूगल ये वेरीफाई करेगा। तो आज तो फरवरी 25 है, 28 तक ये हो जाएगा, जो थ्रेशोल्ड है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद गूगल वेरीफाई करेगा। अगर आपका बात छोड़िए, अगर ये काम मैं फरवरी 1 तारीख को करता तो मेरे लिए जो वेरिफिकेशन है 40 दिन तक, 40 दिन नहीं मतलब पूरा 28 दिन, 1 महीना और उसके बाद 5 दिन, कितना हुआ वही 32-33 दिन का टाइम लग जाता है ये जो मेरा वेरिफिकेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट होने में। तो आप समझ पा रहे हैं कि आपके केस में कितना डिले हो सकता है वेरिफिकेशन के लिए। 3 से 5 दिन लगता है, पर वो थ्रेशोल्ड कंप्लीट होने के बाद। फाइनल एक क्वेश्चन बचता है कि आप कौन सा बैंक चूज़ करेंगे। जितना भी प्राइवेट बैंक है सब बैंक अच्छा है, 19-20 थोड़ा में डिफरेंस रहता है, बट प्राइवेट बैंक में जो बैंक सबसे अच्छा है आज के डेट में इंडिया में वो है HDFC। तो मैं सबसे पहले आपको मैं वही बताऊंगा कि आपके पास अगर HDFC का अकाउंट है तो आप उसको ही यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तो बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। HDFC के अलावा ICICI, एक्सिस ये सब भी सेम ही है, नो प्रॉब्लम। बट बेस्ट सर्विस अगर कोई बैंक से मिलता है वो है HDFC। तो मैं आपको सबसे पहले यही बोलूँगा कि आप आँख कान नाक बंद करके HDFC का आपका अकाउंट है यहाँ पे डाल दीजिए, नहीं है तो अकाउंट बना के डाल दीजिए। जो बैंक आपको कतई नहीं डालना है वो आप आँख नाक कान खोल कर सुन लीजिए, उसका नाम है SBI, पता है ना नाम सुन के डर लग जाता है, बहुत ही खतरनाक। SBI आपको कतई नहीं डालना है। इवन जितना भी बैंक सेमी गवर्नमेंट है, SBI तो फुल गवर्नमेंट हो गया, सेमी गवर्नमेंट बैंक जैसे कि पंजाब बैंक, इस तरह का जो सेमी गवर्नमेंट बैंक है इसको भी नहीं डालना है। एकदम प्योर प्राइवेट बैंक को ही आपको यूज करना है। प्राइवेट बैंक से आपको सर्विसेज अच्छा मिलेगा। और इस केस में क्या होता है, आपका बाहर से पैसा आता है US डॉलर में, तो US डॉलर आपके इंडिया में चलेगा नहीं, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। US डॉलर से इंडियन रूपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए कन्वर्सेशन फी होता है। डिपेंड करता है कौन सा बैंक के ऊपर ये फी कितना होगा, ये भी बहुत बड़ा मैटर है। और कन्वर्सेशन में कितना टाइम लगेगा वो भी डिपेंड करता है। तो SBI के केस में ये जो कन्वर्सेशन रेट है ये मॉडरेट है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि बहुत कम, बट टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा बैंक में कन्वर्सेशन रेट क्या है। जितना कम है उतना आपके लिए अच्छा है, और टाइम कितना लगता है वो भी डिपेंड करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो HDFC में मॉडरेट कन्वर्सेशन रेट आपको लगता है,
और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है, 2-3 दिन में सेटलमेंट हो जाता है। बट आप और अगर स्पेसिफिक जाना चाहता है कि कन्वर्सेशन रेट और भी लो हो, ताकि जो आपका फीस है, जो चार्ज है, मतलब चार्ज ही आप दे रहे हैं यूएस डॉलर से आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए, वो कम लगे, तो उस केस में आप फेडरल बैंक या फिर आईडीएफसी बैंक को चूज़ कर सकते हैं। ये आपको यूएस डॉलर से जो इंडियन करेंसी का कन्वर्सेशन रेट है, आपको बेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि बहुत ही फास्ट आपका 2 दिन के अंदर या फिर 1 दिन के अंदर आपका जो ये कन्वर्सेशन है वो हो जाए, तो आप आईडीएफसी बैंक को चूज़ कर सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट जो बैंक है, बहुत ही जल्दी वो सेटलमेंट कर देता है। अदरवाइज बाकी जो बैंक है 2 से 3 दिन लगा देता है। और आप अगर गलती से एसबीआई डाल दिया है तो 5 दिन के नीचे सेटलमेंट होने वाला नहीं है। और अगर कोई डाले है तो उनको ये चीज़ पता है। तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा एचडीएफसी। और एचडीएफसी इन केस ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है या फिर ऐसा कुछ सीन आ जाता है कि आपके लिए एचडीएफसी आप नहीं डाल पा रहे, तो आप फेडरल बैंक या फिर आईडीएफसी फर्स्ट, इस दोनों बैंक के अंदर कोई भी एक बैंक को चूज कर सकते। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन, यूट्यूब आपका मोनेटाइज हो चुका है और अर्निंग भी अभी आना चालू हो जाएगा। अर्निंग चाहे कुछ भी हो, छाती तान के ये बोल सकते हैं भाई आईएनआर नहीं डॉलर पे कमाता है ना। यूट्यूब में मोनेटाइज होने के बाद जो टैक्स का लाफड़ा आता है उसके बारे में अगर कुछ जाना है तो आप स्क्रीन पे आ रहे हैं इस लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिटेल्स टैक्स के बारे में बोल के रखा हूँ। ये जो टैक्स का इन्फॉर्मेशन है ये टैक्स देने के लिए नहीं, आपका टैक्स बचाने के लिए है। तो ये जो वीडियो है इसको आप मिस मत करिए। तो मिलते हैं आपसे उसी वीडियो पे। टिल देन टेक केयर।